नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये है 8 PM शो। देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके थे। हरियाणा जहां सबसे बड़ा कठिन मुकाबला था कांग्रेस और बीजेपी के बीच, वो राज्य बीजेपी ने अपने खाते में डाल लिया। अब इसके बाद था कि भाई महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीख कब आएगी और साथ ही कब आएगी उपचुनाव की तारीख। तो देखिए, आज चुनाव आयोग ने पीसी करी और उसके साथ ही 45 जगहों के उपचुनाव और दोनों राज्यों के चुनाव की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 13 नवंबर और 20 नवंबर को चुनाव होंगे। 13 नवंबर को झारखंड का और 20 नवंबर को महाराष्ट्र का, और इसी के साथ सभी राज्यों के जो उपचुनाव होने हैं वो भी इन्हीं डेट्स में होंगे। तो राजस्थान, क्योंकि यहाँ भी 7 सीटों पर जो है उपचुनाव होने विधानसभा के, तो 13 नवंबर को 7 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे, ये तय हो गया है। तो आप देखिए, राजस्थान में जो 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें से 4 सीटें कांग्रेस खाते की, 1 बीएपी, 1 बीजेपी और 1 आरएलपी। तो उपचुनाव का रण जो है वो आज से शुरू हो गया है, बिगुल बज गया है, तारीखों का ऐलान हो गया है। अब इसमें देखिए, आप 6 नेताओं को देख रहे हैं। वसुंधरा राजे हैं, हनुमान बेनीवाल, राजकुमार राउत, सीएम भजन लाल और गोविंद सिंह डोटासरा। देखिए, इसमें सचिन पायलट, वसुंधरा राजे इसलिए अहम है क्योंकि सचिन पायलट जो 4 सीटें कांग्रेस की खाते हैं उसमें से 3 सीटें जो हैं वो सचिन पायलट के प्रभाव क्षेत्र वाले जगह की सीटें हैं। वसुंधरा राजे इसलिए अहम है कि जब जब उन्होंने चुनाव से दूरी बनाई है, बीजेपी को नुकसान करना हुआ है। तो अब इन 7 सीटों पर जब उपचुनाव होने हैं तो वसुंधरा राजे की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है, ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। क्या उनके समर्थकों को टिकट मिलेगा, क्या उनकी भूमिका रहेगी, क्या वो प्रचार प्रसार करने जाएंगी, क्या कुछ रहेगा, तो ये। और उसके अलावा हनुमान बेनीवाल और राजकुमार राउत जो कि लोकसभा का चुनाव गठबंधन के साथ लड़े थे, क्या उपचुनाव भी गठबंधन के साथ लड़ेंगे, एक सवाल है क्वेश्चन मार्क के साथ। और हनुमान बेनीवाल जो लगातार बागी रुख अख्तियार कर रहे हैं इंडिया गठबंधन से, वो दावा कर रहे हैं कि उन्हें दौसा और देवली उनियारा की सीट दे कांग्रेस, तो क्या कांग्रेस उनको ये सीट देगी। राजकुमार राउत पहले ही ये कह चुके हैं कि वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव लड़ेंगे, जिसमें एक 84 और एक सलूम्बर की है। तो वो कांग्रेस के गढ़ में तो सेंध लगाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही दावा कर दिया कि वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या कांग्रेस ये मानेगी, क्या हनुमान बेनीवाल का गठबंधन होगा? तो बहुत सारे सवाल हैं और कितनी तैयारी है। देखिए, प्रतिक्रिया कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से आ गई है। फिलहाल अभी राजकुमार राउत और हनुमान बेनीवाल की तरफ से नहीं आई है, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है। तो क्या कुछ कहा गया है दोनों पार्टी की नेताओं की तरफ से, एक बार वो सुन लीजिए। उसके बाद फिर सवाल और किन किन सीटों पर किसका कितना प्रभाव है, क्या कुछ समीकरण रहने वाले, इन सब पर चर्चा करेंगे अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के साथ। तो पहले दोनों पार्टी के नेताओं के बयान सुन लीजिए कि उनकी कितनी तैयारी है उपचुनाव को लेकर। देखिए, 7 ही जगह जो है कांग्रेस चुनाव जीतेगी। मैं ये कहना चाहूँगा, जो 10 महीने का इस सरकार का शासन है और शासन नाम की कोई चीज़ राजस्थान में नज़र नहीं आ रही है। आज खाद की ज़रूरत है, किसान को खाद नहीं मिल रहा। बिजली की ज़रूरत है, बिजली नहीं मिल रही। किसानों को ट्रांसफार्मर खंबे तक नहीं मिल रहे हैं। बरसात आई, लोगों को जाम से गुजरना पड़ा, महीनों तक पानी भरा रहा, सरकार उसकी निकासी नहीं करा पाई। न किसानों को पेंशन आ रही है, बुजुर्गों को पेंशन आ रही है, न विधवा बहनों को पेंशन आ रही है, न दिव्यांगों को आ रही है, न बेरोजगारी भत्ता आ रहा है, न स्कॉलरशिप आ रही है। और डेवलपमेंट के काम तो सारे ही ठप पड़े हैं। सरकार नाम की चीज़ नज़र नहीं आ रही। राजनीतिक द्वेषता से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 1 घंटे में ही उनको कैंसिल कर रहे हैं। कल पार्षदों का नॉमिनेशन किया था, 1 घंटे में फिर उसको कैंसिल कर दिया। तो क्या है, सरकार है, सर्कस बना रखा है। कोई समझ में नहीं आ रहा इन लोगों के कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सरकार का कोई मैसेज राजस्थान के अंदर नहीं है। जनता त्रस्त आ चुकी है। पुरानी योजनाएं जो इन लोगों ने बंद की हैं, जिनका लाभ आम जन को मिल रहा था, उनको लेकर प्रदेश की जनता जो है इनके भारी खिलाफ है और इसका जवाब इनको उपचुनाव के अंदर देना पड़ेगा। अगर प्रत्याशियों के पैनल कब तक तैयार कर दिए जाएंगे और कितनी सीटें आप मान के चलेंगे?
सभी सीटें हम जीतेंगे, सब पे तैयारी है। बहुत पहले ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस पे कार्य प्रारंभ कर दिया गया था और अब जल्दी जो नाम है वो भी डिक्लेयर करेंगे। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी अपने उपचुनावों के प्रति पहले से ही सजग थी, सजग है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर चुनाव नहीं लड़ती है। एक चुनाव समाप्त होने के बाद स्वतः ही दूसरे चुनाव के लिए तैयारी में लग जाती है। हमारे यहाँ उपचुनाव है और 7 विधानसभाओं उपचुनाव है। 6 विधानसभाओं में कांग्रेस का वो रहे हैं एमएलए साहब, एक विधानसभा में हमारे एमएलए साहब रहे हैं जो स्वर्गवासी हुए हैं। हमने पूरी तैयारी की है, हमारा संगठन पूरी तरह से इसमें 17 से लगाए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष की मीटिंग हुई और सभी विधानसभाओं में हमने हमारी तरफ से कार्यकर्ताओं का मन टटोला है, उनसे राय ली है और उसके उपरांत आम जन में भी हमने क्या विश्वास है वो जगाया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का ऐतिहासिक बजट को धरातल पर लाने की घोषणाएं और वाकई में काम और जो हमने विजन दिया विशेषकर बेरोजगारों को रोजगार देने का, कृषि के संबंध में, काश्तकारों के संबंध में, पेंशन को बढ़ाने के संबंध में, गेहूं का एमएसपी बढ़ाने के संबंध में, इन सब आधारों पर हमें पूर्ण विश्वास है कि हम सातों की सातों सीटों पर कमल का फूल खिलाएंगे। तो देखिए, दोनों ही तरफ से दावा किया जा रहा है कि भाई 7 की 7 सीटों पर वो जीत दर्ज करेंगे और तैयारी दोनों तरफ से पूरी है। कांग्रेस के खाते की 4 और गठबंधन की 6 और बीजेपी के खाते की 1 सीट। तो कितनी तैयारी मजबूत है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र सवालों पर। तो फटाफट एक नज़र सवालों पर कि भैया उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, किस दल की क्या है तैयारी। अगला सवाल, कांग्रेस के सामने साख बचाने की कोशिश, क्या बचेगा इंडिया गठबंधन। क्या इस उपचुनाव में बीजेपी अपने उपचुनाव हार के मिथक को तोड़ पाएगी। ये भी एक है कि पिछले 10 सालों से उपचुनाव में जो है बीजेपी का मामला थोड़ा सा गड़बड़ रहा है। तो क्या कुछ है, सीधे अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास चलते हैं। सर, कहाँ से शुरुआत करेंगे। जहाँ से बताइए अम्बेश। आज अब एक नई दावा दोनों तरफ से 7 का है। नहीं, अरे आप क्या बात कर रहे हैं। 23 तारीख को सुबह 9 बजे जी भी दोनों पार्टी यही कहेंगी कि हम ही जीत रहे हैं। वो तो जब दिन चढ़ेगा 23 नवंबर को तो मालूम पड़ जाए कि कौन जीत रहा है। नहीं तो मतलब दरअसल देखिए, अब आते हैं सीधे टॉपिक पे कि किसकी क्या तैयारी वाला जो है ना। तो आप देखिए, सारी ताकत झोंक दी है कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं को। अशोक गहलोत, सचिन पायलट सब जा रहे हैं महाराष्ट्र जी। 20 तारीख तक व्यस्त हैं। 1-2 मुझे लगता है सभाएं होनी चाहिए 1-2 दिन में, जो करके किसी भी तरह से आगे बढ़ा जाएगा। बड़े उपचुनाव कांग्रेस का मुझे ये लग रहा है कि वो स्थानीय नेतृत्व पर ज़्यादा भरोसा कर रहा है और वहीं से चुनाव लड़ना चाहेगा। कांग्रेस के लिए इस समय सही में 2 चुनौतियां बड़ी हैं। एक, क्या वो 4 की 4 सीट जीत रही है। दूसरा, वो इंडिया गठबंधन को कैसे बचाएगी। अब से देखिए सर, टीकाराम जूली ने तो कह दिया कि भाई हम 7 के 7 सीटों पर तैयारी करें, तो इसका मतलब कि गठबंधन उपचुनाव में नहीं हो रहा है। नहीं, ये कोई जरूरी थोड़ी जुड़ा सरा भी यही लगातार तो, नहीं लगातार ये अभी ऑफिशियल मना नहीं है। लेकिन देखिए, अब मेरी समझ में एक बड़ा डाइसी है कि कांग्रेस अपनी कोई सिटिंग सीट किसी को देगी। यहाँ 84 और खीसर में इन लोग को, बेनीवाल और रोत को कह देगी आप लड़िए। हाँ, सलम्बुर सीट पे वो अपने टिकट पर चुनाव लड़वा सकती है, उनके खास किसी बंदे को। सलम्बर में तो मामला वहाँ पे ये फंस रहा है ना कि वहाँ पे तो राजकुमार राउत पहले दावा कर रहे हैं कि भाई सलम्बर की सीट हम लड़ेंगे, और अगर कांग्रेस वहाँ पर चुनाव लड़ती है तो फिर वो मामला फिर वो हो जाएगा। नहीं तो वही तो कह रहे हैं ये। अब देखिए जल्दी होगा, और क्योंकि अशोक गहलोत हों, सचिन पायलट हों, अब उनको जिम्मेदारी महाराष्ट्र की दे दी गई है। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से जून में उसका मनोबल बढ़ा था, हरियाणा जैसी राज्य में जहाँ 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी था, उसको उम्मीद थी कि वो लौटेगी, लेकिन 11 सीटें पीछे रह गई। या कहूँ कि
8 सीटें कश्मीर में बहुमत से कम रहेगी। बहुमत से कम, जी। तो नहीं तो कांग्रेस को नुकसान तो फिर अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर पे भी हुआ भाई, 12 थी 12 से 6 पे आ गए आप, और गठबंधन के सारे लड़े तो अब लड़ी जीत का परसेंटेज कम रहा, लेकिन वहाँ ये तो नहीं कहेंगे, यहाँ वहाँ आप ये तो कहेंगे ना कि हम गठबंधन में थे जी, ये सबसे बड़ा बचत है वहाँ पे। हाँ तो वही। लेकिन सर राजस्थान में जैसे जोगाराम पटेल जी ने कहा कि भाई हमारी तैयारी, हमारा संगठन मजबूत है, हम सब कुछ एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसका उदाहरण आज ही एक देखने को मिला जब बीकानेर माध्यमिक बोर्ड की तरफ से 40 प्रधानाचार्यों के ट्रांसफ़र किए गए। उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा जो कि मंत्री भी हैं, वो एक लेटर लिखते हैं। अच्छा, आप ये जो मंत्री वाले वीडियो में देते हैं कि वो जो कि मंत्री भी हैं, नहीं, क्योंकि सर वो खुद कहते हैं कि मैं मंत्री नहीं हूं, और सरकार ने उनको पद दे रखा है। लेकिन आज उन्होंने जो लेटर अपना लिखा ना, वो लेटर मंत्री वाले लेटर पे था, लेटर पैड पे था, तो इसलिए मुझे जोर देना पड़ रहा है कि वो अपने बयान में बोलते हैं कि मैं मंत्री नहीं हूं, लेकिन जब वो लेटर जारी करते हैं तब वो मंत्री वाला है, तो इसलिए मैंने लेटर पैड पे जोर दिया। तो उसमें उन्होंने वो लिखा, भाई सवाल खड़े किए, और उसके आधे घंटे बाद ही देखिए जिसका टीकाराम जूली ने जिक्र भी किया, वो वापस हो गए। तो ये समन्वय तो नहीं है, मतलब सरकार में भी समन्वय नहीं है, संगठन में भी समन्वय नहीं है, तो इसका नुकसान क्या बीजेपी? बिल्कुल होगा, मैं यही और देखिए दौसा में ही उपचुनाव भी है, और किरोड़ी बाबा की नाराजगी अगर है तो दौसा क्या देखते हैं? दौसा में मुझे लगता है सचिन पायलट अपर हैंड रहेंगे। अब वो दौर नहीं रह गया है कि सचिन पायलट को, तो शायद इसीलिए उन्होंने कह दिया होगा आला कमान से कि छोड़िए ना, उपचुनाव के चक्कर में कहाँ पड़े, मुझे भेजिए महाराज। एक बात बताइए, क्या उपचुनाव से कोई नतीजे बिगड़ने, सरकार बनने बिगड़ने जा रही है? जी नहीं। या विपक्ष में कुछ और अलग हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। उन्होंने अगर उनके 4 विधायक जाएंगे, 3 विधायक जाएंगे, तो उधर उनके 3 सांसद प्लस हो गए बस। तो लेकिन सर फिर भी जो ये बात मजबूती की है, तो कांग्रेस दावा करी मजबूत होने का, ठीक है, उनका पक्ष समझ में आता है भाई, 4 उनके खाते की सीट है, बीजेपी खाते की 1 सीट है। किरोड़ी बाबा का जो है और एसआई पेपर का जो मामला है, क्या ये उपचुनाव में, क्योंकि अब तो तारीखों का ऐलान भी हो गया, बिल्कुल ये मुद्दा बनेगा। और जैसा कि मैं आपसे चर्चा के दौरान मैंने कहा था इनसाइड में भी कि ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है, बनेगा। अभी देखने में केवल 795 लोग रह रहे हैं, लेकिन इनके परिवार को जोड़िए 5 लोगों को, फिर इनके रिश्तेदारों को जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक मतलब मैसेज ये गया है कि सरकार उन घोटालों की भी जांच नहीं करवा रही है, या उन घोटालों में किसको बचाने की कोशिश कर रही जो उसके कार्यकाल में नहीं हुए थे, विपक्ष के कार्यकाल में हुए थे। और इसीलिए आपको मालूम है कि चाहे सुबह कांग्रेस के नेता हों, उनका आप बयान सुन लीजिए, वो यही कहना चाह रहे हैं कि हमको तो क्लीन चिट है जी। अब इसमें किस किस को क्लीन चिट है, किसको नहीं है, जो हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन उपचुनाव में ये बड़ा सवाल रहेगा। एक सर तस्वीर और थी वसुंधरा राजे की, क्योंकि उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है उपचुनाव में। देखिए, अगर देखा जाए जब से वो साइडलाइन है और जो चुनाव हुए हैं, जो चुनाव जीतती रही वो 0-25-0 से उसमें डेंट लगा, और ये मान रहे हैं, आप देख रहे हैं जून से आज अक्टूबर 15 पे हम लोग खड़े हैं, करीबन 3 महीने 10 दिन हो गए हैं, तो अभी भी लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा होती तो ये ना होता। वो तो भरतपुर के और कई सारे लोकसभा के उम्मीदवारों ने कहा था कि भाई वसुंधरा अगर प्रचार करने आती भरतपुर में तो हम सीट निकाल लेते। अब वही है, अब किसको क्या समझ में आता है, जो नेतृत्व होता है उसको वो इन तो चीज़ों को ये डिवाइड करता है। हम लोग ने ये एक एनालिसिस रखी है, और कांग्रेस के सामने साख बचाने की ही बड़ी चुनौती है। ये उपचुनाव सीएम भजनलाल, वसुंधरा राजे, किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट, इन चारों की परीक्षा, चारों धुरी अपनी अपनी पार्टी पे घूमती रहेंगी। और कहीं ना कहीं देखिए, आज ही कहा है शरद पवार ने कि 84 का हूँ या 90 का, लेकिन ये बूढ़ा चलता रहेगा, टेंशन न को। तो आप ये समझिए कि हर तरफ से नाइफ्स आउट समझते हैं कि मार धाड़ काटने के लिए बिल्कुल तैयारी है, उसमें कहीं पे कोई हीला हवाली है नहीं। अच्छा, एक सवाल सर और
कि सचिन पायलट महाराष्ट्र के प्रभारी बन गए हैं, एक रीजन वरिष्ठ ऑब्जर्वर बन गए हैं। अगर उनका फोकस वहाँ लगा दिया जाए मराठवाड़ा में, वो वहाँ पे हैं, उपचुनाव में वहाँ सरकार आ रही, यहाँ उपचुनाव में जीतने से आप सरकार में नहीं आ रहे ना जी। नहीं, अब इसमें क्या एक सवाल मेरा ये है कि ऐसा तो नहीं कि भाई जो डोडासरा हैं, गोविंद प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके भरोसे छोड़ दिया गया है कि भाई 7 सीटें हैं बिल्कुल आपके भरोसे। उन्होंने दावा किया चुनाव जीतने के बाद 24 में कि हम लड़े थे, हमने अपने गृह जनपद की सीट अमराराम को जिताई सीपीआई। तो ये चुनाव खत्म होने के बाद कई हिसाब किताब होंगे राजस्थान की राजनीति में, सत्ता पक्ष में भी विपक्ष में भी, क्योंकि यहाँ पे टिकट बंटवारा भी काफ़ी अहम है। अगर मैं कांग्रेस के लिहाज से अगर बात करूँ तो देखिए, दौसा में नरेश मीणा, जिनका सचिन पायलट ने लोकसभा में बैठवा दिया था कि भाई तुम मत खड़े हो, और वो बैठ गए थे। देखिए अब वो पानी गुजर गया, उसके बाद हरियाणा हार गए, फूक फूक के कदम रखेंगे दोनों दल। अब आप चिंता मत कीजिए, जिसको निर्दलीय लड़ना हो वो निर्दलीय लड़ लेगा। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, हम दर्शकों को वही खबर दिखाएंगे जो सहयोगी इनसाइड वो बताएंगे कि नरेश बंसल ऐसा भी कर सकते हैं, वो उनकी आज़ादी है। नहीं सर, इसमें दरअसल ये पेच है कि भाई सचिन पायलट के सामने इस बार चुनौती कई मानी जा रही थी टिकट बंटवारे में, क्योंकि लोकसभा के जो टिकट थे, चाहे वो देवली उनियारा से हरीश मीणा को दिलवाना हो, चाहे वो दौसा से विधायक मुरारी मीणा को, या झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, तीनों को लोकसभा का टिकट दिलवाया, जीत मिली। तो अब यह है कि उपचुनाव में तीनों ही जगह पेंच फंस रहा है कि किसको टिकट दिया जाए, कांग्रेस किसको टिकट दे, किसको ना दे। तो उस नाराजगी से बचने के लिए पायलट जी ने पल्ला झाड़ लिया कि ठीक है भाई आप देखो। नहीं तो फिर अशोक गहलोत ने भी, असल में ये लोग अनुभवी और युवा तेज तर्रार नेता हैं, मास लीडर में हैं, तो इन लोगों को पार्टी ने एडजस्ट किया है, और जिस तरीके से उनका मैकेनिज्म काम कर रहा है, उससे लड़ने के लिए, बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस को थोड़ा नहीं बहुत मजबूत होना पड़ेगा। चलिए देखिए, 13 नवंबर मतदान होगा, और 23 नवंबर जिस दिन मतगणना होगी उस दिन क्लियर हो जाएगा कि कौन कितने, किसके दावे में कितनी जो है सच्चाई थी। बहरहाल 4 सीटें कांग्रेस की, 1 सीट बीजेपी की, 1 आरएलपी और 1 बीएपी की। अब आरएलपी और बीएपी जो कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे, अब अगर वो अलग अलग जाते हैं तो देखिए आपको बता दें कि राजकुमार राउत लोकसभा चुनाव में उनका बांसवाड़ा सीट पर, बांसवाड़ा डूंगरपुर जहां से वो चुनाव जीते हैं, दावा काफ़ी मजबूत था। इसलिए कांग्रेस ने वहां पे पहले अपना डमी कैंडिडेट खड़ा किया, फिर उसका नामांकन वापस लिया, फिर उसने विरोध किया, लेकिन उस विरोध का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने लेटर लिख के जो है समर्थन दिया, क्योंकि कांग्रेस को पता था वहाँ पे कुछ ऐसी दाल गलने वाली नहीं है। वही हाल हुआ बागीदौरा सीट का, जहां पर उपचुनाव हुए थे, क्योंकि महेंद्रजीत मालवीय जो कि कांग्रेस के नेता थे वो छोड़ के चले गए थे, तो उनकी सीट खाली हुई, तो वहां पर उपचुनाव हुआ, और वो भी बीएपी के खाते में गई। वहां पे भी यही सीन हुआ कि अपना डमी कैंडिडेट कांग्रेस ने खड़ा किया, बाद में फिर वो बगावत हुई और उनको कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया बाद में। अब देखिए, हनुमान बेनीवाल जो कि साथ में लड़े थे, हनुमान बेनीवाल अब दावा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के खाते में गढ़ में सेंध लगाना चाहते हैं, तो कांग्रेस उसमें कितना राजी होगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अगला 1 हफ्ते में कह सकता हूं कि बहुत उठापटक, सियासी उठापटक राजस्थान की पारा बदलना, छोटे छोटे नेताओं का, ये सब जारी रहेगा। और देखते हैं, और अम्बेश एक बड़ी बात है कि अगले 20 तारीख तक आपके चीफ मिनिस्टर भी जर्मनी के दौरे पर हैं। अच्छा, मेरा एक मतलब अभी बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन बीजेपी के खाते की 1 सीट है, और अगर सब कुछ सही रहा तो क्या बीजेपी क्या इस बार नंबर बढ़ सकता है? बढ़ सकता है या फिर हर लड़ाई में है, बाइपोलर सीट से तो अच्छा चुनाव लड़ेंगे। चलिए देखते हैं 7 सीटें और कौन महारथी साबित होता है, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे, सीएम भजन लाल शर्मा या फिर किरोड़ी लाल मीणा। तो देखते हैं। उन्होंने 7 उस बार लोकसभा सीटों में दावा किया था जीत का, लेकिन नहीं जीत पाए थे। 4 में हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। अब की 7 विधानसभा की सीटें हैं, तो देखते हैं कि कौन किससे खाते में जाता है। बाकी TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी लड़ाई ना बहुत
लंबी चलने वाली है। अभी तो सिर्फ तारीखों का ऐलान हुआ है, अभी कैंडिडेट्स की बारी है, पार्टी में बगावत की बारी है, तो किसके सामने कौन उतरता है मैदान में वो भी जानना आपके लिए ज़रूरी होगा कि बीजेपी किसे मौका देती है, कांग्रेस किसे मौका देती है। तो अभी लड़ाई लंबी चलेगी और बाकी 13 तारीख और 23 तारीख को तो TV9 राजस्थान आपको सब कुछ दिखाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।